नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स या शहरों को मंजूरी दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक नामीबियाई चीते की मौत हो गई। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम PIF ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा वित्त पोषित पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव PPI का समर्थन किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट केरल सरकार के निर्देश पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में पावर ग्रुप के अस्तित्व व कास्टिंग काउच संबंधी मुद्दे तथा शौचालय, चेंजिंग रूम, सुरक्षित परिवहन जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है। ध्यान देने वाली बात है कि समिति द्वारा उजागर किए गए मुद्दों ने #MeToo आंदोलन और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर फिर से बहस शुरू कर दी है। खबर की शुरुआत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार कारणों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण कारण है पुरुष वर्चस्व। उच्च पदों पर पहुंचने के लिए अनुचित सेक्सुअल मांग की जाती है। अगला है ऑनलाइन उत्पीड़न या साइबर हमले। इसमें ट्रोलिंग, अश्लील तस्वीरों, वीडियो आदि के जरिए धमकाया जाना इत्यादि शामिल है। अगला कारण है कानून का अनुपालन नहीं करना। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण अधिनियम 2013 यानी पॉश एक्ट 2013 के तहत अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति ICC का अभाव है या ऐसी समितियां अक्षम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक ICC का गठन अनिवार्य किया गया है। इसमें कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। अब रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली सिफारिश है सिनेमा में महिलाओं का चरित्र चित्रण। उन्हें सिविल सेवक, राजदूत, नेता जैसे शक्तिशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों के रूप में चित्रित करना चाहिए। इसके अलावा लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें पुरुषों द्वारा प्राप्त सत्ता के एकाधिकार को चुनौती देना, महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रस्तुत करना आदि शामिल है। साथ ही पुरुषत्व और स्त्रीत्व को पुनः परिभाषित करना चाहिए, जिसके अंतर्गत पुरुषत्व को हिंसा और आक्रामकता की बजाय न्याय, समानता और करुणा के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। इसके लिए स्त्रीत्व को निष्क्रियता और मौन पीड़ा से अलग किए जाने की जरूरत है। और अंत में है कल्याण कोष का निर्माण। बच्चे पैदा करने और स्वास्थ्य या अन्य जिम्मेदारियों के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं की सहायता के लिए यह उपाय किया जा सकता है। खबर के अंत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे का समाधान करने के लिए किए गए अन्य उपायों के बारे में भी जान लेते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1987 लागू किया गया है। विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 वाद। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए नियोक्ताओं के कर्तव्य निर्धारित किए। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023, इस संहिता का अध्याय 5 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है। अन्य सरकारी पहले जैसे शी बॉक्स, कामकाजी महिला हॉस्टल आदि भी शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स या शहरों को मंजूरी दी। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नई परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं 10 राज्यों में विस्तारित होंगी। साथ ही ये 6 प्रमुख गलियारों को भी शामिल करेंगी। चलिए परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। पहला है स्मार्ट सिटीज और आधुनिक अवसंरचना। इसमें नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों वाले ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन्हें प्लग एंड प्ले और वॉक टू वर्क अवधारणाओं पर अहेड ऑफ डिमांड को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के एरिया अप्रोच पर आधारित होना इसकी दूसरी विशेषता है। इसमें परियोजनाओं के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचनाओं का विकास किया जाएगा। इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की बिना बाधा के आवाजाही सुनिश्चित होगी। इस तरह यह पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है। पीएम गति शक्ति एरिया डेवलपमेंट अप्रोच वास्तव में स्थान विशेष के अनुसार अवसंरचना नेटवर्क का विकास है। अब राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के बारे में बात करते हैं। NICDP का उद्देश्य भारत में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। ये शहर विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश आकर्षित करने वाले क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट NICDIT इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए 11 औद्योगिक गलियारे स्वीकृत किए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की। इस नीति का लक्ष्य अनुपयुक्त वाणिज्यिक और यात्री वाहनों को उनकी फिटनेस के आधार पर स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करना है, चाहे वाहन की उपयोग अवधि कितनी भी शेष हो। इसके तहत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इसके साथ ही इसके तहत कई वाणिज्यिक और यात्री वाहन निर्माता स्क्रैपर सर्टिफिकेट के बदले क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष की अवधि के लिए डिस्काउंट या छूट की पेशकश करेंगे। इस नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों और निजी वाहनों के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इस वाहनों के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस अनिवार्य होगी। सबसे पहले वाणिज्यिक वाहनों की बात करें तो इन वाहनों का पंजीकरण फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता से जुड़ा होता है। इनका पहले 8 वर्षों तक हर 2 वर्ष में फिटनेस परीक्षण किया जाता है। इसके बाद हर साल फिटनेस परीक्षण किया जाता है। अब निजी वाहनों के प्रावधानों को देखें तो इन वाहनों का पहला पंजीकरण 15 वर्षों के लिए वैध होता है। 15 वर्षों के बाद पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए वैध फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक है। नवीनीकरण 5 वर्षों के लिए वैध होता है। वाहनों के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से अनिवार्य फिटनेस की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2023 से भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। 1 जून 2024 से कई चरणों में निजी वाहनों के साथ साथ वाणिज्यिक वाहनों के अन्य सभी वर्गों के लिए भी स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। यदि वाहन स्वचालित फिटनेस परीक्षण में विफल रहता है तो आवश्यक सुधार के बाद पुनः परीक्षण किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुनः निरीक्षण का आदेश दिया जा सकता है। यदि सभी परीक्षणों और निरीक्षणों के बाद भी वाहन विफल रहता है तो उसे ELV घोषित कर दिया जाता है। आइए अब वाहन स्क्रैपिंग के महत्व के बारे में समझ लेते हैं। पहला है प्रदूषण में कमी। वर्तमान एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स ELVs को स्क्रैप करने से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में 15 से 20% की कमी आएगी। ध्यान देने वाली बात है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार एक पुरानी कार 11 नई कारों के बराबर गैस उत्सर्जित करती है, जबकि एक पुराना ट्रक 14 नए ट्रकों के बराबर गैस उत्सर्जित करता है। अगला है ईंधन दक्षता में सुधार। इससे रखरखाव लागत में कमी आएगी। इसके बाद है औपचारिकता सुनिश्चित करना। यह मौजूदा अनौपचारिक व्हीकल स्क्रैपेज इकोसिस्टम को बदलेगा। इसके अलावा कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता। ऑटोमोटिव, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही इससे नए वाहनों की बिक्री में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा आदि। खबर के अंत में भारत में वाहन स्क्रैपिंग से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली चुनौती है पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधाओं की अपर्याप्त संख्या। वर्तमान में देश में 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 60 से अधिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं और 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 75 से अधिक स्वचालित परीक्षण स्टेशन कार्यरत हैं। दूसरी चुनौती है खतरनाक अपशिष्टों का विघटन और निपटान। इसमें आमतौर पर आधुनिक उपकरणों के बिना काम करने वाले अनौपचारिक क्षेत्रक शामिल होते हैं।
इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी दी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण की सुविधा वाली केंद्रीय क्षेत्रक योजना में प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य इस योजना को और अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है। सबसे पहले कृषि अवसंरचना कोष AIF के हालिया विस्तार के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां। इसमें AIF योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजना के तहत शामिल अवसंरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई है। दूसरा है एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं। कृषि अवसंरचना कोष के तहत पात्र गतिविधियों की सूची में एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम घटक ए में किसानों, कृषक समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और पंचायतों के मामले में PM कुसुम योजना के घटक ए को कृषि अवसंरचना कोष में शामिल करने की अनुमति दी गई है। अब NAB संरक्षण द्वारा भी किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के कृषि अवसंरचना कोष ऋण को गारंटी कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इस ऋण को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट CGT-MSE की गारंटी प्राप्त है। NAB संरक्षण नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अब जानते हैं कृषि अवसंरचना कोष AIF के बारे में। इसके तहत फसल कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घावधि हेतु ऋण दिया जाता है। इस ऋण पर ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता भी दी जाती है। इस योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान कर सकते हैं। ऋण पर प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट दी जाती है और CGT-MSE के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण को क्रेडिट गारंटी कवरेज दी जाती है। इतना ही नहीं, भारत में कृषि अवसंरचना से जुड़ी समस्याएं भी मौजूद हैं। अपस्ट्रीम उत्पादन और प्रारंभिक प्रसंस्करण समस्याओं में सिंचाई के लिए अधिक अवसंरचना मौजूद नहीं है। निवल बुआई क्षेत्र की लगभग 51% कृषि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। बड़े पैमाने पर कृषि गतिविधियों का मशीनीकरण नहीं हो सका है। 2022 में केवल 47% कृषि गतिविधियां मशीनों की मदद से की जा रही थी। साथ ही मृदा परीक्षण केंद्रों की कमी है, पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना मौजूद नहीं है आदि। डाउनस्ट्रीम फसल कटाई के पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण और वितरण समस्याओं की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में दक्षता का अभाव है। बाजार में उतार चढ़ाव के बारे में सही जानकारी नहीं होने से कॉबवेब परिघटना देखी जाती है आदि। कॉबवेब परिघटना वास्तव में फसल के मूल्य में मौसमी बदलाव से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसान किसी मौसम में फसल के अधिक बाजार मूल्य को देखते हुए बेहतर आय की उम्मीद में उसका उत्पादन बढ़ा देता है। हालांकि अगले मौसम में अधिक उत्पादन की वजह से मूल्य में गिरावट आ जाती है और उसे नुकसान उठाना पड़ता है। आइए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क KNP में एक नामीबियाई चीते की मौत हो गई। यह कूनो नेशनल पार्क में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला एकमात्र बचा हुआ जीवित चीता था। शेष चीते एनक्लोजर में रखे गए हैं। इस चीते की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में 24 चीते बचे हैं। इनमें 12 वयस्क और 12 शावक है। चलिए सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चीते को भारत में फिर से बसाने के लिए 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। गौरतलब है कि चीता भारत की एकमात्र बड़ी मांसाहारी प्रजाति थी जो भारत से विलुप्त हो गई थी। चीते दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए हैं। इसके साथ ही चीते के संरक्षण प्रयासों से शिकार प्रजातियों जैसे हिरण आदि की सुरक्षा बढ़ेगी, जिनमें खतरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल है। इससे घास भूमियों और खुले वन पारिस्थितिकी तंत्रों में अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। अब कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
बायोरिदम संबंधी चुनौतियां। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच सर्कैडियन रिदम में अंतर के कारण कुछ चीतों ने अफ्रीकी सर्दियों की उम्मीद में भारतीय गर्मी के मौसम और मानसून के दौरान सर्दियों के हिसाब से मोटी खाल विकसित कर ली। इससे समस्या उत्पन्न हुई। आपको बता दें कि सर्कैडियन रिदम या बॉडी क्लॉक बाहरी वातावरण की प्रतिक्रिया में किसी जीव के सोने जागने के चक्र, अंतःस्रावी और मेटाबॉलिक पाथवे को नियंत्रित करने वाली एक आंतरिक प्रक्रिया है। मनुष्यों या जानवरों की बॉडी क्लॉक भोजन, पाचन, नींद और अन्य क्रियाओं का समय जानता है। इसके साथ ही बायोरिदम संबंधी चुनौतियों से बचने के लिए भारत ने सोमालिया, तंजानिया, सूडान और भूमध्य रेखा के करीब या उत्तरी गोलार्ध में स्थित चीता रेंज वाले अन्य देशों से नए चीते लाने पर विचार किया था। दूसरी अहम चुनौती है कम शिकार घनत्व। कुनो नेशनल पार्क का कुल शिकार घनत्व लगभग 22 प्रति किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में लगभग 22 शिकार मौजूद है। 1 किलोमीटर में 35 से 40 शिकारों का मौजूद होना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा कुनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए वर्तमान में मध्य प्रदेश के गांधी सागर और नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्यों को चीतों के वैकल्पिक पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ अब नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम PIF ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा वित्त पोषित पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव PPI का समर्थन किया। पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव PPI को प्रशांत देशों की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे कानून और व्यवस्था संबंधी चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं। PPI पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की 2050 स्ट्रैटेजी फॉर ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट के अनुरूप है। विश्लेषक इसे प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर चीन के प्रभाव को सीमित करने के कदम के रूप में देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पैसिफिक आइलैंड्स फोरम PIF है क्या। यह क्षेत्र का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है। यह शांति, सद्भाव और समृद्धि के पैसिफिक विजन की दिशा में काम करता है। इसे 1971 में स्थापित किया गया था। PIF में प्रशांत क्षेत्र के 18 देश शामिल हैं और ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, फ्रेंच पॉलिनेशिया, किरिबाती, नौरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वानुअतु। प्रशांत क्षेत्र के देशों के समक्ष कुछ मुद्दे भी मौजूद हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। इसमें PIF के सदस्य समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, महासागर के गर्म होने, अम्लीकरण आदि के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं। दूसरा है भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष। इस क्षेत्र पर प्रभाव बनाए रखने के लिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष जारी है। मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी भी एक मुद्दा है। इसमें प्रशांत द्वीप समूहों का एशिया और अमेरिका महाद्वीपों से मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मार्गों पर शरण स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। अंत में प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव भी जान लेते हैं। इसके महत्व की बात करें तो प्रशांत द्वीप समूह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों के साथ संलग्नता, स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है और शुरू की गई पहलों में इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव 2019, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन 2014 आदि शामिल हैं। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है चिली गणराज्य। इसकी राजधानी है सेंटियागो। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री की चिली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर अहम चर्चाएं हुई, जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएंगी। अब बात करते हैं चिली की भौगोलिक स्थिति की। यह दक्षिण अमेरिका में भौगोलिक रूप से एक लंबा संकीर्ण देश है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 110 मील है। इसके उत्तर में पेरू व बोलीविया तथा पूर्व में अर्जेंटीना स्थित है और यह पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो चिली की भूमि 3 प्रमुख इकाइयों में विभाजित है। सबसे पहले पूर्व में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मध्य में इंटरमीडिएट डिप्रेशन या लॉन्गिट्यूडनल वैली और पश्चिम में तटीय श्रेणियां इसे तीनों दिशाओं से घेरे हुए हैं। चिली का अटाकामा रेगिस्तान विश्व का सबसे शुष्क
गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है जो इसे प्राकृतिक अद्भुतताओं में से एक बनाता है। अगर नदियों की बात करें तो लोआ नदी जो एंडीज से निकलती है चिली की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा कैलबुको, चैटेन और विलारिका जैसे प्रमुख ज्वालामुखी भी इस क्षेत्र को और भी दिलचस्प बनाते हैं। चिली अपने खनिज संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध है, खासकर तांबा और लिथियम के लिए। यह देश लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है जिसमें अर्जेंटीना और बोलीविया भी शामिल है। और जब बात हो ऊंची चोटियों की तो ओजोस डेल सालाडो चिली की सबसे ऊंची चोटी है जो पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में फिंटरनेट को वित्तीय प्रणालियों का भविष्य कहा है। फिंटरनेट बिल्कुल इंटरनेट की तरह ही है जिसमें अनेक वित्तीय इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र NER में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA को मंजूरी दी है। केंद्रीय वित्तीय सहायता की अवधि वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक रहेगी। कैबिनेट ने प्राइवेट FM रेडियो चरण 3 नीति के तहत 234 बिना FM वाले शहरों या कस्बों में निजी FM रेडियो शुरू करने को मंजूरी दे दी है। प्राइवेट FM रेडियो नीति में मीडियम वेव प्रसारण से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड यानी FM तरंगों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। यूरोप से विलुप्त हो चुके नॉर्दर्न बार्ड आइबिस अब इस महाद्वीप में वापस आने लगे हैं। ये ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय आल्प्स, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में पाए जाते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI ने कर्नाटक और केरल के एर्नाकुलम की सीमा पर अवस्थित मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य में मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। ये 2 प्रजातियां हैं माइमेटस स्पिनैटस और माइमेटस पार्वुलस। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र यानी CENS के शोधकर्ताओं ने पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट पर आधारित एक सुरक्षा चेतावनी प्रणाली विकसित की है। CENS विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। खगोलविदों ने यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला यानी ESO के अति विशाल टेलीस्कोप VLT का उपयोग करके अब तक देखे गए सबसे चमकीले क्वासर की खोज की है। इसका नाम J05294351 है। क्वासर शब्द अर्धतारकीय रेडियो स्रोत यानी क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्सेस का संक्षिप्त रूप है। ये बहुत चमकीले, दूरस्थ और सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल है। भारत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत में चांदीपुरा वायरस का मौजूदा प्रकोप 20 वर्षों में सबसे बड़ा प्रकोप है। यह सैंडफ्लाई मच्छरों और किलनी जैसे रोग वाहकों द्वारा फैलता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।